बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेण्य था। वह भट्टिया का पुत्र था और 558 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था। वह मगध के हर्यक वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार ने अपने राज्य को बढ़ाने और दोस्ती बढ़ाने के लिए कई विवाह किए। बिंदुसार का विवाह कोसल देवी, चेल्लाना, धारिणी, खेमा, नंदा, पद्मावती, अम्बापाली के साथ हुआ था। बिंदुसार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पालन करता था। बिंबिसार के समय के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप का लौह युग दो प्रमुख राजनीतिक इकाई महाजनपदों और जनपदों में बन रहा था, जिसमें सभी लोग प्राचीन हिंदू धर्मों, जिन्हें सनातन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहा जाता है, का पालन करते थे और केवल 3 सामान्य भाषाएं पाली, प्राकृत और संस्कृत बोलते थे। उस समय 16 महाजनपद हुआ करती थीं। काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मछ, सुरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज, जिनका वेदों और शिलालेखों में विभिन्न जनपदों का भी उल्लेख मिलता है। कुछ गणतंत्र समिति द्वारा शासित थे, जबकि अन्य राजवंश द्वारा शासित राजतंत्र थे। हर्यंका राजवंश के प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारतीय सभ्यता को उत्तर पश्चिम से भारत के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में 4 महान साम्राज्यों के उदय के रूप साथ फिर से ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। कोसल, अवंती, वत्स और मगध। प्राचीन कोसल भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य से मेल खाता है। अवंती मोटे तौर पर वर्तमान मध्य भारत था, ज्यादातर मध्य प्रदेश राज्य था। वत्स वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का भी कुछ भाग थे। प्राचीन मगध साम्राज्य मोटे तौर पर वर्तमान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और नेपाल और बांग्लादेश के देशों से मेल खाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज से शासन किया, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था और अब इसे आधुनिक राजगीर के रूप में जाना जाता है। बिंबिसार का जन्म 559 से 558 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्हें श्रेणिका के नाम से भी जाना जाता था। अपने बचपन के दौरान बिंबिसार ने अपने पिता को अंगराजा ब्रह्मदत्त के खिलाफ एक व्यर्थ सैन्य अभियान चलाते हुए देखा। इसलिए जब वह 15 साल की उम्र में सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मदत्त से बदला लेने की मांग की। वह बंगाल की खाड़ी के पास रणनीतिक रूप से स्थित अंगा पर कब्जा करने की व्यावसायिक क्षमता से भी प्रेरित था। इसलिए उसका पहला अभियान उस राज्य पर हमला करना था। बचपन से ही एक योग्य सेनापति और प्राचीन भारतीय युद्ध के लिए प्रशिक्षित होने के कारण वह अंग सेना को आसानी से हरा सकता था। बिंबिसार ने तब अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग और चंपा का राज्यपाल बनाया। इस तरह उन्होंने अंगा के समुद्री मार्गों तक पहुंच प्राप्त की, जो विदेशी व्यापार को अपने राज्य में सुचारू ढंग से लाया। उन्होंने अपने स्वाभाविक उत्तराधिकारी को वाणिज्य और प्रशासन के कामकाज में कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की और उन्हें वहां की कमान सौंपी। उसने एक गांव की किलेबंदी करने की कोशिश की, जो बाद में पाटलिपुत्र शहर के नाम से जाना गया। बिंबिसार मगध साम्राज्य का शासक और हर्यंका वंश का संस्थापक था, जिसने 326 ईसा पूर्व तक शासन किया, जब सिकंदर द ग्रेट ने भारत पर विजय प्राप्ति के लिए आक्रमण किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार
वह अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं और भगवान बुद्ध उनके एक महान मित्र और रक्षक थे। 7वीं शताब्दी के चीनी भिक्षु ह्वेनसांग के अनुसार बिंबिसार ने राजगीर मतलब राजगृह शहर का निर्माण किया था। राज्य का विकास करने के लिए वह विशेष रूप से पूर्व में अंग के राज्य पर उनका ध्यान था। उन्होंने अंग के जनपदों का अवशोषण किया, अपने योद्धा पुत्र अजातशत्रु को वहां रखने के बाद और इस तरह अंग पर पूर्ण पकड़ हासिल करने के बाद बिंबिसार ने अपना ध्यान उपमहाद्वीप के अन्य शक्तिशाली राज्यों में स्थानांतरित कर दिया। कहा जाता है कि उनके कैंपियन ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम विकास के लिए आधार प्रदान किया था। बिंबिसार एक बहुत ही सक्षम सैन्य जनरल था, लेकिन उस समय के बड़े राज्यों के खिलाफ होने और उस पर विजय प्राप्त करने में उसकी सेना पर्याप्त नहीं थी, जिन्हें वह अपने प्रभाव से क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वश में नहीं कर सकता था। उसने उन राज्यों के साथ विवाह गठजोड़ की भी मांग की। सबसे पहले उन्होंने कौशल के राजा प्रसन्नाजित की बहन राजकुमारी कौसला देवी से शादी करके शक्तिशाली कौशल साम्राज्य का गठबंधन हासिल कर लिया और इस तरह दहेज के रूप में काशी के पवित्र शहर को भी प्राप्त कर लिया। काशी शहर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक होने के नाते और फलस्वरूप आय का एक अच्छा स्रोत था। काशी ने मगध के खजाने को मजबूत किया और वहां दूर राज्यों से भक्त जन आने के कारण उसे अन्य राज्यों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करने में सक्षम हुआ। इसके बाद वृज्जियों के शक्तिशाली संघ के कहने पर बिंबिसार ने एक लिच्छवी राजकुमारी चेल्लाना से शादी की, जो राजा चेतक की बेटी थी और वह महावीर की मां की चचेरी बहन भी थी। वह बिंबिसार के उत्तराधिकारी उनके पुत्र अजातशत्रु की मां थीं। बिंबिसार ने मध्य पंजाब के मादरी वंश की एक राजकुमारी से भी विवाह किया। अपनी स्थिति मजबूत होने के साथ बिंबिसार ने उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य अवंती पर अपनी निगाहें टिका दीं, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। लेकिन कई षड्यंत्र बाद भी न तो बिंबिसार और न ही अवंती के राजा प्रद्योत एक दूसरे पर विजयी हुए। अजातशत्रु के शासनकाल में भी यह गतिरोध बना रहेगा। हालांकि वह एक कुशल रणनीतिकार होने के नाते बिंबिसार ने जल्द ही राजा प्रद्योत के साथ भी दोस्ती कर ली। बौद्ध सूत्र यह भी बताते हैं कि जब राजा प्रद्योत एक बार बीमार पड़े तो वह बिंबिसार ही थे जिन्होंने उन्हें एक विशेष चिकित्सक जीवक को भेजा और उन्हें ठीक होने के लिए इलाज कराया। महावग्गा ने उन्हें 500 पत्नियों के होने का चित्रण किया है। पुराणों में लिखा गया है कि उनके राज दरबार में सोना कोलिविसा, सुमना, कोलिया, कुंभघोषक और जीवक शामिल थे। हालांकि बिंबिसार की विजय और सैन्य कारनामे सीमित थे, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके शासन के दौरान स्थापित सरकार और प्रशासन की व्यवस्था थी, जिसका अनुसरण मगध के बाद के कई राजवंशों ने किया। हालांकि बिंबिसार की विजय और सैन्य कारनामे सीमित थे, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके शासन के दौरान स्थापित सरकार और प्रशासन की व्यवस्था थी, जिसका अनुसरण मगध के बाद के कई राजवंशों ने किया। स्थायी सेना स्थापित करने वाला वह पहला शासक था। उनके मार्गदर्शन में मगध प्रमुखता से उभरा। बिंबिसार ने अधिकारियों की कमान की एक श्रृंखला स्थापित की जो उचित कराधान और संग्रह सुनिश्चित करती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वे लगभग 80,000 गांवों के कब्जे में थे, जिनमें से प्रत्येक का प्रभारी एक ग्राम प्रधान था। उन मुखियाओं को करों के संग्रह के साथ साथ प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बिंबिसार ने न्यायिक, सैन्य और वित्तीय प्रशासन के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों की भी नियुक्ति की। इस प्रकार उनका प्रशासनिक ढांचा कुशल और प्रभावी था। उच्च श्रेणी के अधिकारियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: कार्यकारी, सैन्य और न्यायपालिका।
किसी भी अधिकारी को आलसी पाया गया और एक गैरनिष्पादक उसको तुरंत ही बदल दिया जाता था, लेकिन अन्यथा उसने अपने निकटतम उच्च पदस्थ मंत्रियों की सलाह भी सुनी जाती थी। बिंबिसार के दौरान मगध की समृद्धि न केवल उसकी दूरदर्शिता और बुद्धिमान प्रशासन से प्रभावित थी, बल्कि अन्य कार्यों से भी उसे मदद मिलती थी। मगध पारंपरिक रूप से खनिजों और लौह अयस्कों से समृद्ध था और यह क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ था। इससे सेना के लिए हथियार, हाथी और पर्याप्त लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा गंगा के उपजाऊ मैदान किसानों को हमेशा अधिशेष प्रदान करते थे। बिंबिसार ने अपनी सेना में 4 डिवीजन पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और हाथी रखने की भारतीय परंपरा को बनाए रखा। गंगा को अपने में मिलाने के बाद संभवत उसने वहां नौसेना की कुछ इकाइयां भी गठित कीं। ये सभी अजातशत्रु को विरासत में मिले थे, जो आगे की विजय और आयुधों द्वारा इसे मजबूत करेंगे। मगध भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित था। उस समय वैदिक कोश के दायरे से बाहर था और कभी-कभी उच्च जाति के हिंदू ब्राह्मणों द्वारा इसे निम्नकुटी देखा जाता था। इतना ही नहीं, चूंकि मगध ने हिंदू धर्म के अलावा कई अन्य धर्मों जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविकावाद आदि धर्मों का समर्थन किया, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा कई लेखों में और समकालीन साहित्य में उनका तिरस्कार पूर्वक अपमान किया गया। कहा जाता है कि बिंबिसार उन सभी धर्मों के भिक्षुओं का समर्थन करते थे जो उनसे मिलने आते थे। उन्होंने अपने राज्य में तपस्वियों और साधुओं के लिए अनेक सेवाओं को निःशुल्क बनाकर धर्म का समर्थन भी किया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने उनके लिए कई धर्मशालाओं का निर्माण किया और विशेष रूप से उनके लिए नौका सेवाओं को मुफ्त कर दिया। चूंकि मगध भारत गंगा के मैदानों का केंद्र था, इसलिए नदी परिवहन राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था। बौद्ध कालक्रम के अनुसार बिंबिसार को भगवान बुद्ध के अनुयायी के रूप में उल्लेखित किया गया है, जबकि जैन स्रोत उनके जैनिज्म होने का दावा करते हैं। हम यह हैं कि बुद्ध शायद अपने शासन के दौरान गिरिव्रज गए थे, जहां उन्हें बिंबिसार से बहुत सहायता मिली, जिन्होंने उनकी और उनके शिष्यों की मेजबानी की। चूंकि बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे, इसलिए बौद्ध जातकों पाली कैनन के 3 ग्रंथों में से एक में उनकी कई कहानियां हैं। बिंबिसार ने बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए भोजन उपलब्ध कराया, साथ ही उनका अपना आनंद उद्यान या पार्क वेलुवन का निर्माण कराया, जहां वे जब तक चाहें तब तक रह सकते थे। बुद्ध अपने ज्ञानोदय के बाद लौटे, इस बार वहां अपने शिष्यों की बड़ी संख्या के साथ लौटे थे। बिंबिसार की उम्र 30 वर्ष की थी और वह गौतम बुद्ध से 5 वर्ष छोटा था तब वह प्रसिद्ध शिक्षकों का अभिनंदन करने के लिए शहर से बाहर चला गया था। बिंबिसार अपने शेष जीवन के लिए हर महीने 6 दिनों के लिए उपोसथ की 8 आज्ञाओं का पालन करता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुलाई गई पहली दीक्षांत समारोह या बौद्ध परिषद उनके शहर में आयोजित की गई थी। इस परिषद ने पाली या बौद्ध कैनन की स्थापना की थी। बिंबासार की तीसरी पत्नी खेमा बुद्ध की पहली रूपांतरित महिला थीं। रानी खेमा ने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया था। यहाँ तक कि उनकी कुछ पत्नियां भी जाहिर तौर पर बौद्ध अनुयायी थीं और बौद्ध कालक्रम के अनुसार बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी अपने जीवन में गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया। बुद्ध ने बाद में एक नन या भिक्षुनी के रूप में अपने उपदेशों को ग्रहण करने के बाद उन्हें एक निर्दोष शिष्य के रूप में वर्णित किया। उसने एक बार एक अन्य स्थानीय शासक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों का उत्तर दिया, जैसा कि बुद्ध ने किया था, इस तथ्य के बावजूद कि उसे उसकी प्रतिक्रिया के बारे में पता नहीं था। महान ज्ञान का खेड़मा उसका नाम था। बिंबिसार और गौतम बुद्ध के साथ उनके जुड़ाव से जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं। उन्हें एक दयालु और उदार सम्राट के रूप में याद किया जाता है।
वह बुद्ध और अन्य समकालीनों के साथ बोरोबुदुर जावा में 9वीं शताब्दी सी से विभिन्न राहतों में दिखाई देता है। बिंबिसार को उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों और भगवान बुद्ध के घनिष्ठ मित्र और रक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। जैन साहित्य में बिंबिसार को राजगीर का श्रेणिका कहा जाता है, जो जैन मुनि यमधर की शांति से प्रभावित होकर जैन धर्म का भक्त बन गया। वह अक्सर भगवान महावीर के समवसरण में अपने प्रश्नों के उत्तर की तलाश में जाते थे। उन्होंने जैन रामायण और एक प्रबुद्ध ऋषि राजा प्रसन्ना के बारे में भी पूछा। उन्हें अपने पिछले जन्मों का बलभद्र कहा जाता है। जैनियों के अनुसार बिंबिसार महावीर के साथ अपने संबंधों के परिणामस्वरूप जीवन के अगले चक्र में भविष्य के लौकिक युग के 24वें तीर्थंकर में से पहला तीर्थंकर बन गया। यह आगे लिखा गया है कि उनका पुनर्जन्म महापद्म के रूप में होगा, जो भविष्य के तीर्थंकरों की श्रृंखला में पहले हैं, जो समय के अगले युग के ऊर्ध्व गति की शुरुआत में उठने वाले थे। जैन धर्मग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने अपने बेटे द्वारा कैद किए जाने के बाद जोश में आकर खुद को मार डाला। नतीजतन उसका पुनर्जन्म नरक में हुआ, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है, जब तक कि उसके जन्म के कर्म का अंत नहीं हो जाता। अपनी सारी चतुराई के बावजूद बिंबिसार में कई मूर्खताएं भी थीं। वह हमेशा अपने बेटे पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे और कभी उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाते थे। अजातशत्रु बहुत कम उम्र से ही महत्वाकांक्षी था और अन्य कारकों द्वारा भी उसे देशभक्त बनाने के लिए उकसाया गया था। बौद्ध सूत्रों के अनुसार अजातशत्रु को गौतम बुद्ध के दुष्ट चचेरे भाई देवदत्त ने लगातार गलत सलाह दी थी। देवदत्त राज्य में अपने लिए एक पद चाहता था और उसने बिंबिसार पर बुद्ध के बढ़ते प्रभाव को उसकी महत्वाकांक्षा के लिए बाधा के रूप में देखा। इसलिए उसने धोखे से अजातशत्रु को अपने ही पिता को पदच्युत करके और मारकर राजगद्दी हड़पने के लिए राजी कर लिया, जो अजातशत्रु ने किया। हालांकि एक किंवदंती यह भी है कि बिंबिसार ने कैद होने के बाद खुद की जान ले ली। जो भी हो, कोसल साम्राज्य की बिंबिसार की रानी कौशल देवी भी थोड़ी देर के बाद दुख में या आत्महत्या करके मर गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिंबिसार को उनके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया था, जिसने कथित तौर पर उन्हें भूखा मार डाला था। अजातशत्रु को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उस पर वह कथित तौर पर गौतम बुद्ध से मिला। इस घटना को भारत में भरहुत से प्राप्त एक मूर्ति में दर्शाया गया है, जो अब कोलकाता शहर में भारतीय संग्रहालय की गैलरी को सुशोभित करती है। उसने मगध के बिंदुसार के नाम से अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने एक तरह से मगध साम्राज्य को एकीकृत किया। उन्होंने बीज बोए जो बाद में दूसरों को मगध को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाते हुए देखा और एक पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट किया। उन्होंने अपने राज्य में आने वाले किसी भी धर्म को फलने फूलने में सक्षम बनाकर धार्मिक सहिष्णुता की नीति शुरू की और अपने राज्य में कला और शिल्प को भी प्रोत्साहित किया। वह बौद्ध और जैन स्रोतों में बहुत अधिक बोला गया है। उनके द्वारा धर्म के बारे में वह के नागरिकों पर सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य में प्रशासन और व्यापार की एक ठोस नींव स्थापित की और उन्हें भारतीय इतिहास में न केवल एक सक्षम शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मगध साम्राज्य की सर्वोच्चता स्थापित की, बल्कि भारत के पहले प्रमुख शासक के रूप में भी याद किया जाता है, जिसका अस्तित्व किसी भी निश्चितता के साथ स्थापित किया जा सकता है।